नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज G20 के लिए भर भर के न्यूज़ हैं, थोड़ा उस पर भी नज़र मार लेंगे और बाकी सारे न्यूज़ भी कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथराइजेशन रेजिम लाइकली फॉर OTT कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन जिसमें अगर मान लो कॉल्स की फैसिलिटी है या टेक्स्ट की फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप समझ लो व्हाट्सएप हो गया, मेटा हो गया या आपका टेलीग्राम भी हो गया, तो इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेगुलेशंस लगने लगेंगे। उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं जितना एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी पे लगता है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बट कई सारे रेजिम्स लगेंगे, उन पे भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, देखिए ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, इन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर किया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि भाई इनके ऊपर भी रेगुलेशन आप क्यों नहीं लगा रहे हो, इनके कारण हमारी कितनी रेवेन्यू ख़त्म हो जा रही है। अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग जो है डेटा पैक जो है अपना एक अच्छा डेटा पैक रिचार्ज करवा लेते हैं और कॉल्स वगैरह का जो जो फैसिलिटी रहता है वो कई बार अनलिमिटेड रहता है, कई बार नहीं भी रहता है। अगर आप समझ लो वाईफाई से किसी का सिस्टम कनेक्टेड है तो उसे 3 दिन तक भी अगर वो रहे तो बिना कॉल के रह जाएगा, अगर व्हाट्सएप का कॉल का फैसिलिटी रहेगा तो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं हमेशा की बात नहीं करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन OTT प्लेटफॉर्म से कई सारे रेवेन्यू शेयर और कई सारे रेवेन्यू जो टेलीकॉम कंपनीज को मिल सकते थे, उसका रेवेन्यू का अच्छा खासा शेयर ले लिया। टेलीकॉम कंपनीज बोलते हैं आप भाई हमारे ऊपर तो इतना आप रेगुलेशन लगा देते हो कि 5G लोगे, एक लाइसेंस लोगे, और इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। इनको तो बस एज ए प्लेटफॉर्म आप एज ए नॉर्मल एप्लीकेशन आप ट्रीट करते हो। ठीक है, कुछ IT रूल्स वगैरह है जो इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बट कोई खास रूल्स तो एप्लीकेबल होते नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली प्रॉस्पर करेंगे। तो ये सब चीज़ों के कारण, और फिर देखिए सिक्योरिटी रीजंस तो है ही, वही तो सबसे मेन दिखाया जा रहा है। ये रीज़न तो पीछे का रीज़न है। तो सिक्योरिटी रीजंस भी है कि भाई कॉल और टेक्स्ट वगैरह को थोड़ा मॉनिटरिंग करने के लिए इनका लाइसेंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए इन टेलीकॉम कंपनीज ने इन OTT कंपनीज के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने अब रेगुलेशन इट इज़ लाइकली दैट इट विल बी इम्पोज्ड। ऑब्वियसली दिस इज नॉट 100% श्योर। OTT प्लेटफॉर्म से सबका कहना है कि भाई ऐसे इतने हैवी रेगुलेशन से हमारा जो इनोवेशन आप समझो कैसे कि भाई कोई भी नया आज OTT प्लेटफॉर्म बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं बना, कि व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं बना, बट हाँ आज इनके वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए। तो आज के डेट में अगर कोई नया OTT प्लेटफॉर्म अपने आप को लॉन्च करना चाहता है, तो अगर ये सब लाइसेंस का रिक्वायरमेंट आप कर देंगे तो ना कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो पाएगा। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनके भी इनोवेशंस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेजर एक्सपेंडिचर फिर लाइसेंस वगैरह को लेने में चल जाएगा, which is currently being invested in what? In their research and development, in innovation, etc. नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ICRR टू बी विड्रॉन, फंड रिलीजेज इन स्टेजेस। देखिए, मैंने आपको पहले भी कवर करके बताया है न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने लास्ट मंथली पॉलिसी में ये चीज़ बताया था कि भाई हर एक आपके डिपॉजिट पे नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं NDTL, कोई भी बैंक 10% ICRR लेगा, यानी कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो अभी फिलहाल 4.5% था, बट जो भी डिपॉजिट बैंक्स के पास 19 मई से 28 जुलाई के आसपास हुआ है, उस डिपॉजिट पे बैंक्स 4.5% तो साइड करेगा, बट उसके एडिशन में 10% और भी साइड करेगा। ये RBI ने क्यों किया था? ये RBI ने इसलिए किया था बेसिकली, देखिए जब 2000 का नोट बंद हुआ तो एकदम से सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गया, क्योंकि 2000 के नोट आप बोल लीजिए लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास जो है, 2 लाख के 2000 के नोट्स का वैल्यू है। ठीक है, अब वो एकदम से सिस्टम में आया तो सिस्टम में क्या हुआ, लिक्विडिटी बहुत बूस्ट हो गया। RBI को थोड़ा सा लिक्विडिटी को ट्रिम डाउन करना था, तो RBI ने क्या किया, RBI ने लास्ट मंथली पॉलिसी में वो निकाल दिया, क्या, आपका ICRR। अब वापस से फिर विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, जब अभी निकाले अभी विड्रॉ कर रहे हैं? देखिए हुआ क्या, RBI की तरफ से बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छा मूव नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है इकोनॉमिस्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि देखिए एडवांस टैक्स का भी पेमेंट आ गया है, एडवांस टैक्स का भी पेमेंट का डेडलाइन आ गया, सितंबर में होता है एडवांस टैक्स का पेमेंट। तो अब सितंबर एंड तक अगर जब एडवांस टैक्स का पेमेंट होगा उसमें और लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगा सिस्टम में। तो RBI का ये डर है कि भाई इतना लिक्विडिटी शॉर्टेज के कारण कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लिक्विडिटी इतना कम हो जाए कि ड्यूरिंग
दिस अपकमिंग फेस्टिव सीजन हमारा ना परचेज हो ना कुछ हो। देखिए अभी बहुत क्रिटिकल स्टेट में इकोनॉमी, ठीक है। आप मैक्रो पर्सपेक्टिव से बोल मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बोल लो, क्योंकि ग्लोबली भी इकोनॉमीज बहुत फ्रेजाइल है अभी, ठीक है। कोई इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी हो, कोई इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो उस सिचुएशन में आप लिक्विडिटी को टाइट करोगे इज नॉट so much justified. So what RBI did to, I would say, to correct its measure for constraining the liquidity or to boost the growth, आरबीआई ने अभी बोला कि ठीक है, अब हम जो भी जितना भी आईसीआरआर में जो बैंक्स ने डिपॉजिट किया था हम उसे रिलीज़ करना चालू करेंगे। तो क्या रिलीज़ एकदम से कर देंगे? नहीं। आरबीआई ने ये चीज़ बोला कि हम 4 ट्रांचेस में से रिलीज़ करेंगे। 4 ट्रांचेस में रिलीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि एकदम से अगर हम रिलीज़ कर देंगे ना तो इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा और एकदम से मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। तो कब कब रिलीज़ करेंगे? सितंबर 9 को 25%, सितंबर 23 को 25%, बाकी का 50% अक्टूबर 7 को। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है एंड इसके ऊपर अब भर भर के आर्टिकल्स आएंगे कि आरबीआई का मूव सही था कि गलत था। बट अभी मार्केट ने बहुत वेलकम किया है, बैंक्स ने काफ़ी वेलकम किया, बैंक्स के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए इस चीज़ में। और देखिए दोस्तों, मेरा ये एक सजेशन है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, बट आप अपना ड्यू डिलीजेंस करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। जब भी ये इस टाइप के स्टेप्स होते हैं ना कि इंक्रीमेंटल सीआरआर आ गया है मार्केट में, इस टाइप का कुछ, आप आने के बाद ना ज़रूर अपने स्टॉक्स को थोड़ा अक्यूमुलेट करना चालू करो। क्योंकि जब ये देखिए, ये आरबीआई ने खुद ही बोला था कि परमानेंट स्टेप नहीं है, ठीक है। तो जब भी आरबीआई इस टाइप के स्टेप्स को रिवोक करेगा एडहॉक बेसिस पे या प्लान मैनर में भी, तब आपके स्टॉक्स भागेंगे ऊपर, ठीक है। इस चीज़ का कभी कभी क्या होता है कि एनालिस्ट भी अकाउंट फॉर नहीं कर सकते कि आरबीआई कब करेगा। तभी तो आप देखो ना स्टॉक भागा। अगर एनालिस्ट अकाउंट फॉर करके रखते कि हाँ भाई ये चलो ठीक है, 1 महीने में आरबीआई हटा देगी इस चीज़ को, तो स्टॉक नहीं भागता या स्टॉक गिरता ही नहीं फॉर दैट मैटर। तो इस चीज़ से काफ़ी इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हुआ। तो इस टाइप का थोड़ा एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप शॉर्ट टर्म रिटर्न ज़रूर कमा सकते हैं। हालांकि मैं रिटर्न मैं कोई पोर्टफोलियो एडवाइज़र नहीं हूँ, बट टाइम टू टाइम अपने छोटे मोटे सेविंग्स को मैं ऐसे चर्न ज़रूर करते रहता हूँ। नेक्स्ट इज दोस्तों, EU फुल्ली बैक्स इंडियाज ग्लोबल साउथ एजेंडा, चार्ल्स मिशेल। देखिए EU काउंसिल प्रेसिडेंट जो कि अभी चार्ल्स मिशेल है, इन्होंने ये चीज़ बोला कि इंडिया का जो एजेंडा है ग्लोबल साउथ को लेके, मतलब ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स को इंडिया एक साथ पुटअप कर रहा है, उसके साथ EU पूरा अग्री करता है। देखिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का क्या सिस्टम है दोस्तों। ग्लोबल साउथ मतलब जो भी कंट्री जो सदर्न रीजन ऑफ दी अर्थ में पाई जाती है, यानी कि आप समझ लो इंडिया हो गया, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए कितने सारे, मतलब साउथ अफ्रीका बोल लो, मतलब जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ बोल लो, मोरक्को बोल लो, मतलब मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, चाड, और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन सब के जो एजेंडा है, प्लस साउथ अमेरिका बोल लो कितने, ये सब ना सारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। अंडर डेवलप बोलना का मतलब है कि कंपैरिजन टू नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ, तो ये सब जो है कम डेवलप कंट्रीज़ हैं कंपेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। तो अब जो है इंडिया इज़ ट्राइंग टू बिकम अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, सो दैट इट कैन पुट फॉरवर्ड देयर इंटरेस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल लीडर्स। G20 के मीटिंग में बोल लो आप, चाहे वो क्लाइमेट कंसर्न को लेकर बोल लो कि भाई 1.5 डिग्री से अगर ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया तो किस हिसाब से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज सर्वाइव करेगी, क्योंकि कई सारे जो है वो आपके सी से बॉर्डर लगाते हैं। फिर उसके बाद चाहे वो चाइना के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बोलो, चाहे वो रशिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना कर लो। रशिया के साथ की जो रिलेशनशिप है उस पर EU को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि भाई EU का जो है अभी जो इंपोर्ट्स है रशिया से वो काफ़ी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, एंड स्टिल यूरोपियन यूनियन इज स्टिल ब्लेमिंग इंडिया फॉर इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया। तो उसमें आपका क्या कहना है? तो इन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। तो इस टाइप की बातें हुई। फिर नेक्स्ट कुछ बातें हुई, बाइडेन ट्राइज टू रीच सऊदी क्राउन प्रिंस वाया इंडिया। बाइडेन जो है क्योंकि US और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा बीच में सार टाइप का हो गया था, तो इसलिए इंडिया के तरफ मतलब वाया इंडिया जो है सऊदी अरेबिया को रीच करने की कोशिश किया। कौन? US, यानी कि जो बाइडेन। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है, देखिए सऊदी अरेबिया का क्या कहना है कि भाई हम जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं जैसे कि इंडिया।
हम ना तो चाइना के साथ हैं, ना तो हम रशिया के साथ हैं, ना तो हम यूएस के साथ हैं। हम अपने इंडिपेंडेंट हैं, हमें जहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखेगा वो चीज़ हम प्रमोट करेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट इंडिया का है। तो यूएस कहीं ना कहीं उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। देखिए यूएस सपोर्ट इसलिए भी कर रहा है ना कि अगर मान लो यूएस सपोर्ट नहीं करेगा और रशिया चाइना सपोर्ट कर लेंगे ना इनको, तो ये गल्फ कंट्रीज उधर चल जाएंगे। अभी चाइना का कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ, ठीक है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से बोल लो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बोल लो, सब चीज़ से बोल लो। तो इस चीज़ के लिए कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाए इन गल्फ रीजन में और यूएस पीछे हट जाए, तो यूएस भी चाह रहा है कि डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा इस चीज़ को हैंडल किया जाए और गल्फ कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए। फिर उसके बाद जो बाइडेन वेलकम्स इंडियाज़ रिक्वेस्ट टू परचेज 31 ड्रोन्स। ये एक छोटा सा न्यूज़ है, आप इसको इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में जरूर कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। इंडिया जो है 31 ड्रोन्स खरीदेगा, जिसमें से 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन टाइप के ड्रोन्स रहेंगे अपने अपने बॉर्डर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश पीएम्स एग्री टू एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी ट्रेड। इंडिया और बांग्लादेश ने अग्रीमेंट किया है कि भाई ये कोई रिटर्न एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब एज एन कि चलो ठीक है, अभी क्योंकि अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है। तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है कि भाई ठीक है, हम जो है अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स ये करेंगे। टू साइड्स जो है ये मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश, ये 3 चीज़ों पे मेन इन्होंने एग्री किया, एक एग्रीकल्चर, एक कल्चर और एक नेशनल पेमेंट सिस्टम। इन चीज़ों पर एग्री किया है। फिर बांग्लादेश का ये है कि भाई उनका अभी इस G20 में ये भी टारगेट रहेगा, पीएम शेख हसीना जो आए बांग्लादेश से, उनका ये भी टारगेट रहेगा कि सऊदी प्रिंस जो है उनके साथ भी मीटिंग करे और यूएस के प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग करे, इवन अलॉन्ग विथ यूएई, अर्जेंटीना एंड साउथ कोरिया, इनके भी कंट्री हेड से मीटिंग करे। अगेन वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एनबीएफसी इज ब्रेसिंग फॉर अ राइज इन बोरोइंग कॉस्ट। देखिए एनबीएफसी जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली अभी मुश्किल में है, क्योंकि एनबीएफसी के फंडिंग जो है वो ज़्यादातर बैंक्स वगैरह से आती है, क्योंकि बैंक्स की लिक्विडिटी के क्रंचेस चल रहे। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि आरबीआई ने भी अभी आईसीआरआर हटाया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बैंक्स वगैरह अपनी एमसीएलआर बढ़ा रहे हैं। एमसीएलआर बढ़ा रहे मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मैंने इसके बारे में बताया भी, ये एक आप मेरा शॉर्ट्स देखिए कि रिटेल बोरोइंग लोन्स और कॉर्पोरेट बोरोइंग लोन्स में क्या डिफरेंस है, आप ज़रूर आप समझ जाओगे। तो एमसीएलआर जो है बैंक्स वगैरह बढ़ाएंगे अब, तो इसके कारण बोला जा रहा है कि 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.3 to 0.4% के आसपास इनके बोरिंग कॉस्ट पे बढ़ जाएंगे। तो अब बोरिंग कॉस्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एनबीएफसी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या सर्वाइवल जो है वो थोड़ा एक क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो इसी कारण जो है एनबीएफसी को बोला जा रहा है कि अभी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनबीएफसी की ली हुई है जस्ट बिकॉज कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। आने वाला टाइम में अभी इंटरेस्ट रेट कम तो होता नहीं दिख रहा है, जैसे कि आरबीआई के मॉनेटरी स्टांस में आरबीआई ने ये चीज़ बोला कि हम अकोमोडेटिव रहेंगे, हम एकदम भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई आने वाला टाइम में इंटरेस्ट रेट जो है हम कम करेंगे, हॉकिश नहीं रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक न्यूज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, युआन ड्रॉप्स टूवर्ड रिकॉर्ड लो एज चाइना बजेस फाइट्स विद बेयर्स। देखिए क्या है ये न्यूज़ कि चाइना की जो इकनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी मुश्किल में है, क्योंकि चाइना देखिए पोस्ट कोविड ही आप बोल लो, थोड़ा तो एक बार अच्छे से परफॉर्म किया था व्हेन दी अदर कंट्रीज में नॉट परफॉर्मिंग गुड, बट उसके बाद अब से जब से बड़े बड़े कंट्रीज़ में रिसेशन आया तब से चाइना की भी इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में चली गई है। अभी चाइना ने अपना रेफरेंस रेट जिसको बोलते हैं आप, जैसे इधर का रेपो रेट मान लो, उसको भी काट दिया है बहुत, मतलब एज एन डाउन कर दिया है सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। चाइना का युआन काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी होते जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूएस रिटेल स्टाफ आर फेड अप क्विटिंग एट रिकॉर्ड रेट्स। ये एक छोटा सा न्यूज़ है जैसे दैट कि जॉब मार्केट का थोड़ा सा एक एनालिसिस देता है, खास करके जो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह रहते हैं। यूएस के जो रिटेल स्टोर्स वगैरह है, जैसे आप बोल लो वॉलमार्ट बोल लो, इनमें जो है कई सारे लोग जो है अभी क्विट कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स से पॉलिसीज़ सारे अनस्टेबल है मतलब, और उसके बाद इनको उतना पे नहीं मिल रहा है जितना इनका खर्चा बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेके कई सारे लोग क्विट कर चुके हैं। प्री कोविड आपका जो एट्रिशन रेट रहता था वो 70% के आसपास रहता था, पोस्ट कोविड बढ़ के 95%, मतलब जी हाँ
अगर 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लोग बचते हैं अगले साल तक, बाकी 95 लोग क्विट कर लेते हैं, ऐसा कुछ रेट बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, और आज का लास्ट न्यूज़, बैंकिंग ऑन बिग पुश टू एमडीबी रिफॉर्म्स। देखिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये कई बार से, कई सालों से इंडिया का मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये कई सालों से इंडिया का जो है वो एक एजेंडा रहा है। इंडिया ने ये चीज़ बोला कि भाई जो बड़े बड़े कंट्रीज अपनी हेजिमोनी बना के रखे एक बैंक्स वगैरह, मतलब बैंक्स वगैरह में, जैसे वर्ल्ड बैंक बोल लो आप, उनके हिसाब से ही लोन दिया जाता है, वो उनके फेवरेट लिस्ट के हिसाब से कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है एंड कुछ पर्टिकुलर पर्पस से दिया जाता है। डेवलपमेंट कम, बल्कि उनके एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। सपोज मान लो अभी अगर उनका एजेंडा है कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा ज़्यादा लोन देते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री उनके अगर फेवरेट लिस्ट में, तो उससे ज़्यादा लोन देंगे। तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि अलग अलग बैंक्स अलग अलग पर्पज़ के लिए और सारे कंट्रीज़ को सारे डोमेन्स के लिए लोन वगैरह दे। इस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया ने दिखाया है, और इंडिया ने ये चीज़ बोला कि वी आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर इट, ठीक है। द मेन एजेंडा इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर दीज ग्लोबल साउथ कंट्रीज, क्योंकि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो ग्लोबल साउथ इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सफरर इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इंडिया जो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को भी प्रमोट कर रहा है। ऑब्वियसली और भी सारे फ़ायदे हैं उसके, बट हाँ, अभी इंडिया G20 में इस चीज़ को थोड़ा और फोकस करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीकेंड।